हाँ भाई। अरे सर, अब एक मतलब दुनिया में लोगों के शौक अलग अलग हैं। हाँ भाई सुनो, कहां तक पहुंच गए थे? कहां तक पहुंच गए थे? हाँ 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 हाँ, ठीक है, शांत रहे आप लोग। एटॉमिक रेडियस की बात चल रही थी और तीन टाइप के एटॉमिक रेडियस कोवलेंट में हम चेक कर चुके थे। वो कोवलेंट चल रहा था, ठीक है, और उसमें भी हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट रेडियस की बात हो चुकी थी। नाउ अब अपन बात करेंगे किसकी? पोलर कोवलेंट रेडियस। हेडिंग लगा दो, पोलर कोवलेंट रेडियस। पोलर कोवलेंट रेडियस। पोलर कोवलेंट रेडियस, सुनना भाई मेरे। देखो सर यार, सीधा सा फंडा है भाई। नॉन पोलर है तो एटम का साइज ऑलमोस्ट सेम है, और एटम का साइज सेम है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो है वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। बट सर यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर जो बॉन्ड है वो बनता है किसके बिटवीन? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बिटवीन। इट मींस यहां पर एक तो है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो सर बात करते हैं किसकी? नॉन पोलर के बाद पोलर की। पोलर का बेटा जो केस होता है ना, पोलर के केस में यार ये भी, अबे रुक जा यार। हाँ देखो सर, अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये आपके पास क्या है? एक एटम। और अपन कह रहे हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड मींस डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो सर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एक एलिमेंट का साइज स्मॉल है और दूसरे का साइज क्या है? लार्ज। सेम तो हो ही नहीं सकता, जब एलिमेंट ही चेंज हो गया तो अपन कह रहे हैं कि सर ऑटोमेटिकली उनका साइज भी क्या हो जाएगा? चेंज। अब अपन कह रहे हैं कि सर क्यों ना हम लोग क्या करें, इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लें। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप लोग फाइंड आउट करोगे तो मैंने इसको नेम दिया है कि सर दिस वन ए एंड दिस वन बी। आपने बोला कि सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आया कौन सा? ये वाला। अब एक बात बताओ कि इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं हाफ कर दूं तो क्या हमारे पास रिजल्ट ये मिलेगा क्या? भाई इसको हाफ करके देखो। किसको? ये जो हरे वाला है को हाफ करोगे तो क्या ये जो है वो इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा क्या? और जो छोटे वाला है उसकी तो कहानी खराब हो चुकी है, बड़े वाला जो है क्या उसकी कहानी भी यही बन जाएगी क्या? तो एक बात बताओ कि सर जो छोटे वाला एटम है, स्मॉल एटम है, उसका साइज उसकी औकात से बड़ा आ रहा है क्या? अबे यार कुछ तो बोल दो, बस ज्यादा टॉलरेट नहीं होगा ना, शांति से सुनो। एक बात बताओ कि सर यहां पर अगर हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये आपका क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लो बेटा? हाफ। आप लोग हाफ करोगे तो ये जो रेडियस आएगा छोटे वाले एटम का, स्मॉल एटम का, क्या वो इसके एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपन कहते हैं कि सर लार्ज एटम का साइज जो है वो उसके एक्चुअल वैल्यू से क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो क्या सर दोनों के साथ इंसाफ हुआ गया? नहीं हुआ। मतलब हम लोग जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेसिस पे कहानी क्या हो रही है? खराब। तो अपन कहते हैं कि ऐसे केस में जहां पर पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नॉर्मल वे में हम लोग क्या नहीं कर सकते? रेडियस का मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन गिवन होता है और उस इक्वेशन का नेम क्या होता है? तो अपन कहते हैं कि सर इक्वेशन होता है कौन सा? शुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। तो हेडिंग लगा दो सर, शुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। ठीक है, शुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। अब सुनो सर, शुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन जो है वो आपसे क्या कहता है? बहुत ही सिंपल वे में बोलते
कि सर इन दोनों एटम्स के बिटवीन ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, DAB। ये जो DAB होता है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो बोलता है कि सर एटॉमिक रेडियस ऑफ ए। अब समस्या ये आती है कि ए का एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सर कल का लेक्चर पे आ जाओ। कल के लेक्चर में हमने बोला था दो एटम है ए, दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हाफ कर दो तो क्या मिल जाता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए। तो आपको क्या हो जाएगा, इजी वे में टू से ए अवेलेबल हो जाएगा, प्लस कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, और बी का कोवलेंट रेडियस कहां से मिलता, फ्रॉम B2, और यहां से वो क्या करता है -0.09 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक सिंपल सा इक्वेशन किसने दिया था, तो अपन कहते हैं कि सर शूमेकर एंड स्टीवेंसन ने। अब सुनो यहां पर कौन कौन क्या क्या है वो भी देख लो। DAB इसका मीनिंग क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि सर ये तो है आप लोगों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वो भी किसका, AB का। बट यहां पर एक कंडीशन है, यूनिट आपको रिमेंबर रखना है, वो कौन सा है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम यूनिट में ही ये कंप्लीट फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज यूनिट चेंज हो गया तो ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, चेंज। तो आपको जो भी यूनिट मिलती है आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर दो। सर RA जो है वो RA क्या है, तो अपन बोलेंगे कि सर ये है कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस ऑफ ए, और वो भी किसमें, तो अपन क्या बोलेंगे, इन एंगस्ट्रम यूनिट। सेम टाइप RB भी क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ बी, और वो भी किसमें, तो अपन क्या बोल देंगे, इन एंगस्ट्रम। यहां पर आपके पास एक और नोटेशन है डेल्टा EN, और डेल्टा EN का मीनिंग क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो नोट कीजिएगा फटाफट, शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन। अभी चला, ये आपका जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है बेटा, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा इस पर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन इस पे किस टाइप से फ्रेम होता है और कैसे वो हमसे बातें करता है। चले भाई, अरे चला देखो सर, क्वेश्चन क्वेश्चन है कि, अबे यार, क्वेश्चन लिखो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, internuclear distance of fluorine and hydrogen are 1.44 angstrom and 0.74 angstrom respectively. Internuclear distance of fluorine and hydrogen are 1.44 angstrom and 0.74 angstrom respectively. Then find out internuclear distance, then find out internuclear distance of HF, internuclear distance of HF given, क्या गिवन है, गिवन है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of fluorine and hydrogen are 4.0 and 2.1 respectively. 4.0 and 2.1 respectively. हाँ जी सर, कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बात है, आराम से आप कर सकते हैं।
अभी हो गया? देखिएगा सर, इस बार जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन किस पर है, तो अपन कह रहे हैं कि सर हमारे सुमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन पर बेस्ड है। तो अपन क्या मेंशन करेंगे कि सर DHF जो है वो किसके इक्वल आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। ये एक सिंपल सा इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ए और बी जो है वो HF से रिप्लेस हो गया है। सो यहाँ पर सर हमारे पास कोवलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन चाहिए, लेकिन डेटा कौन सा प्रोवाइडेड है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। सर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का डेटा प्रोवाइडेड है, तो आप क्या बोलोगे फ्लोरीन का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे D/2 यानी कि 1.44 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 0.72 एंगस्ट्रम। करेक्ट है। सिमिलरली यहां भी आप लोग क्या बोल दोगे कि सर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना आ जाएगा 0.37। करेक्ट है। ये वैल्यूज आपको यहां पर मिलेगी, तो वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.72, ये 0.37 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा EN। सर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका ये कितना आ जाएगा 1.9। सो दैट आंसर इज ये रहा। क्या आगे का कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे आराम से? कितना आंसर आ रहा है बेटा 0.919। तो सर यहां पर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेरे को मिला है वो आ रहा है 0.919 एंगस्ट्रम। हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो कोई आगे पीछे हो सकता है कैलकुलेशन में, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका एक सिंपल सा कौन सा, तो अपन कह रहे हैं कि सर आपका कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस की कहानी कंप्लीट है। एक हमने कल पढ़ा नॉन पोलर और दूसरा आज पढ़ा है कौन सा पोलर। दोनों कंडीशन क्लियर है। चले आगे। अरे चला, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो बेटा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है, तो अपन क्या बोल देंगे आर्मेट। अब सुनो, ध्यान से सुनना। देखो सर मेटेलिक रेडियस आपको कहां पर ऑब्जर्व होगा इन मेटल्स। अगर मेटल्स की मैं बात करूं तो मेटल एटम्स जो हैं वो आपके क्या हैं, तो हमने कहा कि सर यहां पर पैक्ड है। ध्यान से सुनना, मेटल का एक एटम मैंने यहां पर लिया, ये रहा, कोई भी मेटल हो सकता है। उसी मेटल का दूसरा एटम भी हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। सेम मेटल है, उसके एटम्स हैं, और हम क्या करेंगे इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आप लोग जब मेजर करने जाओगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा D, और आप लोग क्या बोलते हो कि मेटालिक रेडियस इट मींस कितना हो जाएगा D/2। ये तो एक सिंपल सा मेथड जो हम लोग कल से बात करते आ रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर लो, बट वर्ड यहां पर अब आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। कौन है? मेटल। सर मेटल जो है वो एक सॉलिड है, और सॉलिड के टाइप्स आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे कि सर सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। सर मेटल किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? क्रिस्टलाइन। अपन क्या कहते हैं कि आपका ये जो है ये कैसा है, तो अपन बोलते हैं कि सर मेटल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार एक वर्ड काम में आता है, कौन सा? लैटिस। क्या लैटिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है आपको? व्हाट इज लैटिस? अरे बोलो, लैटिस क्या होता है? लैटिस, लैटिस होता है हाँ। अरे लैटिस सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा ना कभी तो, कभी तो पढ़ा होगा हाँ, कभी पढ़ा था। ओ हो अनुपम खेर। हाँ चलो, अब सुनो सर, ध्यान से बताओ, क्या आपको लैटिस का कोई आइडिया कि सर व्हाट इज लैटिस? आयोनिक लैटिस नाम सुना होगा, मेटालिक लैटिस नाम सुना होगा, यस और नो? हाँ सर, व्हाट इज लैटिस? हाँ सर, पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट क्या होता है? लैटिस। पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, ऑल आर लैटिस। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है जैसे दोहरा बना हुआ है टीला, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही है ना वो। हाँ सर। हाँ भाई, संडे का जो टेस्ट पेपर है उसमें
ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों आएंगे, अपने क्वेश्चन आएंगे 20, ऑर्गेनिक के आएंगे 25। ठीक है, चीटिंग है, चीटिंग है तो है, हमारी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। अब सुनो, अरे ठीक है, तो क्या कितना तो पढ़ाया है यार, कर लेना, कोई दिक्कत लगे तो बता देना, है ना। अब सुनो, ध्यान से सुनना सर, लैटिस वर्ड की बात करते हैं। लैटिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। अपन कह रहे हैं कि सर हमारे पास कोई यूनिट है, ध्यान से सुनना, कोई यूनिट है और उस यूनिट का यूनिफॉर्म मैनर में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। ध्यान से सुन लो, क्या हो रहा है, कोई भी यूनिट है, कुछ भी हो सकता है वो, उस यूनिट का क्या है, अपन कह रहे हैं कि सर यूनिफॉर्म मैनर में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसके लिए जो वर्ड काम में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस। अरे बात पल्ले पड़ी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर लूं किसकी, NaCl यूनिट सेल की। NaCl यूनिट सेल होता है, या फिर आप लोगों ने सॉलिड में पढ़ा होगा कि NaCl या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या, उसमें NaCl यूनिट है और उसका क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैनर में एक्सपेंशन होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो क्या फॉर्म करता है, आयोनिक लैटिस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डायमंड की बात कर लूं, डायमंड में कार्बन क्या है, यूनिट है, और कार्बन का कहां पर है, तो अपन कहते हैं कि सर टेट्राहेड्रल मैनर में यूनिफॉर्मली क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो वो भी क्या बन जाता है, लैटिस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सिलिका पढ़ा होगा, SiO2, SiO2 यूनिट का यूनिफॉर्म मैनर में क्या होता है, एक्सपेंशन, तो क्या बनता है, लैटिस। बात पल्ले पड़ गई। क्या रिक्वायरमेंट है, कोई भी यूनिट है उसका एक्सपेंशन है, बट वो एक्सपेंशन किसमें है, यूनिफॉर्म मैनर में, यूनिफॉर्मली होगा, तो उसके लिए वर्ड क्या होता है, लैटिस। अब आ जाओ किस पे, मेटल पे। क्या मेटल जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल एटम है क्या, और मेटल एटम का यूनिफॉर्म मैनर में क्या होता है, एक्सपेंशन, तो हम क्या बोल देते हैं कि मेटल जो है वो क्या है, एक लैटिस स्ट्रक्चर है। तो सुन लो, आप लोग क्या बोलोगे कि मेटल के लिए दो वर्ड आ चुके हैं। पहला वर्ड क्या आया बेटा, क्रिस्टलाइन, और दूसरा वर्ड जो आ गया वो क्या आ गया, लैटिस। तो अब सुन लो ध्यान से, अपन कह रहे हैं कि सर मेटेलिक क्रिस्टलाइन लैटिस है। उस मेटेलिक क्रिस्टलाइन लैटिस में आपके दो मेटल एटम हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट मेटल एटम्स हैं। तो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो ये जो केस होता है, इस केस को हम क्या बोल देते हैं, मेटालिक रेडियस। बात क्लियर है सबको, अरे हाँ या ना, तो डेफिनेशन लिखो, लिखो, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, it is the half of internuclear distance between two adjacent metal atoms, between two adjacent metal atoms in metallic crystalline lattice, in metallic crystalline lattice, in metallic crystalline lattice। क्लियर सर, बनाओ फटाफट। ये होती है आपकी मेटालिक रेडियस। अरे आप लोगों को बातें समझ में धीरे आती है, कम आती है, या नहीं आती, या फिर तुम हो ही न्यूट्रल, ऐसा ऐसा क्या, बोले सारी समस्याओं का समाधान यही है ना, बोले हम हैं ही ऐसे। चलो, मतलब अगला क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आगे कि कुछ है भी क्या, है ना। हो गया भाई सबका। चलो अब यहां अब यहां से दो बातें आती है, सुनना, मैं यहां पर दो बातें लेके आ रहा हूं, आप लोग देखना कि क्या है। सर पहला वर्ड हमारे पास था कोवलेंट, और दूसरा वर्ड कौन सा है, मेटालिक। सर कोवलेंट में जो केस था वो क्या था कि हमारे पास टू न्यूक्लियस हैं, इनमें ओवरलैपिंग हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल का, और इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये केस मेरे बना। ठीक है सर, मेटल्स में जो केस होता है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा हो, तो यहां पर मेरे पास मेटल एटम्स होते हैं। मेटल एटम जो है उनका शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल शेप के मेटल एटम यहां पर क्या है, आपके पास प्रेजेंट है। आप लोग क्या बोलते हो कि सर ये एक मेटल क्रिस्टलाइन लैटिस का एक पार्ट हमारे पास है। आप लोग कहते हैं कि सर मेटल्स जो होती हैं उन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होते हैं, तो अपन कहते हैं कि इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन आता कहां से, तो अपन कहते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन आता है इस मेटल एटम से।
ये जो मेटल एटम है ये क्या कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर कर खुद क्या बन जाता है, कैटाइनिक फॉर्म में। और ये जो कैटाइनिक फॉर्म बनती है इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज होता है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो वो क्या होता है, कर्नेल। नाम सुना हुआ है क्या, सुना हुआ है। सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, तो अपन कहते हैं कि मेटल जो है उसकी कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अरे मेटल्स आर कंडक्टर इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। ये जो मॉडल आप लोग देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 1900 के आसपास आया था, 1900 के आसपास ये मॉडल आया था, और इस मॉडल को बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्लियर है। अब सुनना, ध्यान से देखना दोनों चीजों को, और एक छोटा सा कंपैरिजन लेते हैं। सर यहां पर आपके पास जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है यहां पे, करेक्ट है। और इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां पर फोर्स लग रहा है इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है, फ्री है तभी सारा कर्मकांड हो रहा है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड है। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, कोवलेंट और मेटालिक दोनों में से कहां ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ कोवलेंट एंड इन केस ऑफ मेटालिक कहां पर सर डोमिनेंसी शो कर रहा है, या कहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मेटालिक में। बहुत बढ़िया। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्री घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्री कब घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है। तो एक बात बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है क्या, नो सर, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कहां पर है, कोवलेंट में या मेटालिक में, कोवलेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब बात यह आती है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो कोवलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में से वैल्यू किसका ज्यादा होगा, मेटालिक का। मेटालिक की जो रेडियस है वो क्या होती है, कोवलेंट से ज्यादा। रीजन पल्ले पड़ गया क्या, अरे यस और नो, लिखिएगा, नोट लगा के लिखो। इन कोवलेंट बॉन्ड electrons in covalent bond, electrons are concentrated between two nuclei, but in case of metals force of attraction is applicable between nuclei and free electron, so that ये नोट कर दो फटाफट, ठीक है, ये बना दो। दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है यार, बनाओ देखें फटाफट। अरे इस कलर की विजिबिलिटी सही है क्या, ये पूछ रहा हूं, कम है, किसने बोला कम है, आगे वाले थे क्या, है? अबे मूर्खों कितना प्यारा दिख रहा है, ऐसा तो कलर नहीं देखा आज तक। चलो बनाओ फटाफट। बेटा आप कैसे उदास हैं, हैं? अरे कैसे उदास है, सब ठीक ठाक है? कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, है? अरे चला हो गया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर सारी कहानी कैसे चलेगी, ऐसे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइएगा वंडरवॉल रेडियस, हेडिंग लगाइएगा वंडरवॉल्स रेडियस।
बस आपस में डिस्कशन नहीं करना बेटा। हेडिंग लगा दो वॉन द वॉल्स रेडियस, वॉन द वॉल्स रेडियस। वॉन द वॉल्स रेडियस। यार एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। आपके पास एक फोर्स है वॉन द वॉल फोर्स। सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन कि वॉन द वॉल फोर्स इज हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी और रियल? हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है या फिर रियल है? हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फोर्स है। अब एक बात बताओ कि सर अगर हाइपोथेटिकल है तो आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में लोगे या वीक फोर्स की कैटेगरी में? वीक फोर्स की कैटेगरी में लेंगे। तो यार एक बात बताओ कि मैं ये कह दूंगा कि सर केमिस्ट्री में जहां कोई फोर्स वर्क नहीं करता, इट मींस वहां पर कौन सा फोर्स है? वॉन ड वॉल फोर्स है। तो अब सुनो, मैं बात कर लेता हूं किसकी? इनर्ट गैसेज की। इनर्ट गैसेज के एटम्स हैं, क्या उनके बिटवीन कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या? नो सर। इट मींस वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे? वॉन ड वॉल। करेक्ट है। अब सुनो, क्या आप लोगों ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज पढ़ा है क्या? गैसों को जब हम लिक्विफाई करते हैं या गैस को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं तो वहां पर बात को स्टार्ट करते हैं। ये सुनो कि सर लिक्विफाई या सॉलिडिफाई करने के लिए हमें क्या लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है क्या? अरे हाँ या ना? और क्या हाई प्रेशर भी रिक्वायर्ड होता है क्या? यस। ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? यही तो बोलता है। तो अब सुनो यार कि मैं कह दूं कि मेरे को क्या करना है, इनर्ट गैस में रेडियस का मेजरमेंट करना है, तो क्या मैं गैसियस फेज में मेजरमेंट कर सकता हूं क्या? भाई आप गैस का एटम है, उस गैस के एटम को पकड़ के लाओगे क्या? जैसे गाय भैंस को पकड़ के लाते हैं, रस्सी बांध के आ जा तेरा मेजरमेंट करते हैं, क्या है? ऐसा होगा क्या? नो सर। अपन क्या करेंगे, उसको सॉलिडिफाई करेंगे। सॉलिडिफाई करने का रीजन क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। और फिक्स्ड एटम है उसका मेजरमेंट करना हमारे लिए क्या होता है? इजी। तो पहला जो प्रोसेस हम काम में लेने वाले हैं वो क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि वॉन ड वॉल रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैस जो है उसके वॉन ड वॉल रेडियस की बात करते हैं। तो इनर्ट गैस का वॉन ड वॉल रेडियस आप कहां मेजर करोगे? इन सॉलिड स्टेट। बेटा सॉलिड स्टेट में मैंने क्या करा, इनर्ट गैस को कन्वर्ट कर लिया। ये एटम है आर्गन का, यहां पर एक और एटम है बेटा, वो भी किसका है? आपके आर्गन का। अब एक बात बताओ कि इनर्ट गैस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि वॉन ड वॉल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ये सॉलिडिफाई हो रहा है। तो ये एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ड होंगे या फिर एकदम से लूजली बॉन्डेड? लूजली बॉन्डेड। लूजली बॉन्डेड होंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगे। और हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट एटम्स को कंसीडर करेंगे और उन एडजेसेंट एटम्स की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर लेंगे? मेजरमेंट। और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी है, इस डी का हम क्या कर देंगे? हाफ। तो हमें क्या अवेलेबल हो जाएगा? तो अपन क्या करें कि आपका वॉन ड वॉल रेडियस किसके लिए? इनर्ट गैस के लिए। बात पल्ले पड़ गई। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो नोट डाउन कीजिए। देखो, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of two adjacent inert gas atoms, two adjacent inert gas atoms in solid state, in solid state, inert gas atoms in solid state। बनाओ सर फटाफट। हो गया बेटा? एकदम सिंपल सी कहानी, एकदम नॉर्मल सी बात। चले आगे। चलो सर, अब देखो सर, इसमें अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसी के अंदर किसमें? वॉन ड वॉल में। वॉन ड वॉल में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर वॉन ड वॉल रेडियस, वॉन ड वॉल रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स, वॉन ड वॉल रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखो सर, नॉन मेटल का केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि नॉन मेटल में क्या होता है। तो सुनिएगा, मेरे पास एक नॉन मेटल है और उस नॉन मेटल की मैं बात कर लूं तो वो कौन है? तो हमने कहा कि सर वो आपका अपना क्लोरीन गैस है। ये जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस में हम कह रहे हैं कि सर ये क्लोरीन गैस का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है और इसको हम लोग क्या मेंशन कर देते हैं कि सर ये कौन है? D1। सिमिलरली हमारे पास एक और
क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, वो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल क्या है, ये रहा। और आप लोग कह रहे हो कि सर इसका भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कितना है, D1। ये कहानी आपके पास है। अब सुनो सर, एक बार बताओ कि दो डिफरेंट क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल में ये डिस्टेंस D1, ये भी D1, क्या D1 और D2 सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, सेम एटम्स हैं दोनों में तो सेम ही होगा। अब सुनो, इस क्लोरीन गैस को मैं क्या करता हूं, सॉलिडिफाई करता हूं। तो क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल के बिटवीन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? अरे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सुनो, बिटवीन एटम्स क्या लग रहा है? अरे बिटवीन एटम्स कौन सा फोर्स या कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट। बट बिटवीन मॉलिक्यूल कौन होगा? वंडरवॉल फोर्स होगा। तो अब सुनिएगा, क्या मैं ये कह दूंगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो कौन सा है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब सुनो, ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के नॉन बॉन्डेड एटम्स के बिटवीन है या बॉन्डेड एटम्स के बिटवीन? नॉन बॉन्डेड एटम्स के बिटवीन। इस डिस्टेंस को मैं बोल दूं ये कितना है बेटा? D2। कितना है? D2। अब सुनना, मैं ये कह दूं कि सर इफ D1/2 और मैं कह दूं कि सर इफ D2/2, तो इसमें से D1/2 आपको कौन सा वैल्यू प्रोवाइड करेगा बेटा? कोवलेंट रेडियस। और ये कौन सा प्रोवाइड करेगा? वंडरवॉल रेडियस। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोगों का जो नॉन मेटल है, उस नॉन मेटल में आप लोगों का जो रेडियस है वो रेडियस कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास पूरा प्रोसीजर पड़ा हुआ है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल दो वंडरवॉल रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स, वंडरवॉल रेडियस ऑफ नॉन मेटल्स, और लिखिएगा इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, it is the half of internuclear distance of two non-bonded non-metal atoms, of two non-bonded non-metal atoms, non-bonded non-metal atoms in solid state, in solid state, in solid state। बनाओ सर फटफट। चले, अरे चला। अब सुनो, देखो सर एक छोटी सी बात करते हैं कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस यहां पर देखे हैं, उसमें से एक और बात करते हैं। देखो सर, आप लोगों का वंडरवॉल रेडियस जो है, अगर मैं इसको डिटरमाइन कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट हाफ, क्या आपको यही मिलता है क्या? अरे हाँ या ना? आप बोलोगे कि सर एक्चुअल तो यही होता है इतना सा, लेकिन यहां पर जो मिल रहा है प्रैक्टिकली वो कितना मिल रहा है? इतना। तो क्या वंडरवॉल रेडियस अपनी औकात से बहुत बड़ा मिलता है क्या? अरे यस और नो? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ऐसे केसेस में आपको बोल दे कि सर फॉर ए पर्टिकुलर एटम, फॉर ए पर्टिकुलर एटम, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम आप ले लो, उस एटम के लिए आपने तीनों रेडियस का मेजरमेंट करना है, कोवलेंट का भी बेटा, आपकी मेटालिक का भी, और आपके वंडरवॉल का भी। आपसे पूछे कि इन तीनों का साइज ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर कोवलेंट और मेटालिक में आपने फोर्स ऑलरेडी चेक कर रखा है और आपने बोला कि सर ज्यादा बड़ा कौन होता है? मेटालिक। अब वंडरवॉल अपनी औकात से बाहर निकल चुका है, तो इसका वैल्यू क्या होता है बेटा? बहुत बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। नोट कीजिएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम। अब ऐसा नहीं है कि तुम सर दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करोगे ना सर, यहां पर सिर्फ स्केल चेंज हुआ है, बेसिक एटम सेम है। कोई भी एक पर्टिकुलर एटम आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको मेंशन करना है। ठीक है सर, ये आपके टाइप्स ऑफ रेडियस क्या होते हैं यहां पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर तीन टाइप चेक किए हैं, पहला कोवलेंट, दूसरा मेटालिक, और तीसरा कौन सा है? वंडरवॉल। वंडरवॉल में भी हमने इनर्ट गैस और नॉन मेटल दोनों में ही चेक किया है। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास होती है इसकी। अब बात आती है आयोनिक रेडियस की। आयोनिक रेडियस जो है उसके बारे में डिटेल स्टडी आप लोग करते हो कहां पर? सर आप लोगों का जो सॉलिड स्टेट है वहां पर आप लोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम,
उसमें आपके पास NaCl, रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड, वोल्टाइज, जिंक ब्लेंड, ऐसे करके बहुत नाम आते हैं, फ्लोराइट, एंटी फ्लोराइट, वो आते हैं। वहां पर आप लोग पूरा पढ़ के आते हो, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन चेक करेंगे, ठीक है। तो आयोनिक रेडियस के बारे में हमें डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसका कंपैरिजन हम सीख लेंगे किस टाइप से होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन इज, hydrogen has, options are metallic, ionic, covalent, van der Waal. Options are this and this. हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन में क्या होता है, कौन कौन से रेडियस होते हैं, कौन से रेडियस नहीं होते, क्या होता है क्या नहीं होता। बताइए सर। आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। बहुत बढ़िया सर, एक आंसर आया है थर्ड एंड फोर्थ। चेक करते हैं सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या मेटल है क्या? नो सर, मेटल नहीं है, तो मेटालिक रेडियस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल है तो अपन यहां पर बात करते हैं कि सर हाइड्रोजन का एक एटम ये रहा और हाइड्रोजन का दूसरा एटम ये रहा, दोनों के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? तो अपन कह रहे हैं कि कोवलेंट है। और यहां पर भी आपके पास क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपको यहां पर मिल जाते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है, इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने वाला है वो यहां पर ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स कौन सा है? तो अपन कहते हैं कि सर ये है वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स होगा तो यहां से रेडियस कौन सा आ जाएगा? वैन डर वाल रेडियस। इसका मतलब कोवलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस तो क्या है? करेक्ट है। यार एक बात बताओ कि क्या हाइड्रोजन जो है वो कोई कंपाउंड आयोनिक टाइप के भी फॉर्म करता है क्या? तो अपन करते हैं कि यस सर, आयोनिक कंपाउंड भी ये फॉर्म करता है। इट मींस यहां पर बनेगा एक सिंपल सा आयोन, और आयोन के लिए जो रेडियस होता है वो कौन सा होता है? आयोनिक रेडियस। इट मींस सेकंड ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। या हाइड्रोजन गैस बोला है, वर्ड देखो क्या है, हाइड्रोजन हैज, नॉट गैस। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन हैज, नॉट गैस। और गैस होता तो वैन डर वाल भी नहीं होता बेटा। फिर गैसियस स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में मेजर करते हैं वैन डर वाल। देखो पीछे, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। गैस में तो कैसे मेजर करोगे? हाइड्रोजन को पकड़ पाओगे? आवारा है वो। हाँ, 3, एक आंसर दिया है 3, 2, 3, 4 सारे हैं बेटा इसमें। हाँ भाई चले आगे, हेडिंग लगाओ सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सर आपकी जो एटॉमिक रेडियस है, उस एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कैसे आप लोग उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो आराम से 5 मिनट बैठो और बोर्ड पर ध्यान दो कि कौन कौन से फैक्टर आपके सामने आने वाले हैं। देखो सर, फैक्टर नंबर 1, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा सा और नॉर्मल सा फैक्टर है। पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस, यानी कि साइज को जो अफेक्ट कर रहा है वो कौन सा? देखना सर, हमें पीरियोडिक टेबल में जब पीरियोडिसिटी चेक करनी होती है या हमें गो थ्रू होना होता है, तो एक तो हम डाउन द ग्रुप चलते हैं और एक क्या चलते हैं? अलोंग द पीरियड चलते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि सर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर लो या एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम चले जाओ। तो क्या क्या वेरिएशंस आते हैं उनको देखते हैं और कौन से फैक्टर वहां पर डिसाइडिंग होते हैं उनकी बात करते हैं। तो कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो, टॉप टू बॉटम मूव करो। टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो क्या वहां पर आपके शेल नंबर चेंज होते जाएंगे क्या? सर सेल नंबर चेंज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी क्या होगा? चेंज। तो आपका साइज भी क्या हो जाएगा? चेंज। मैं कहता हूं कि डाउन द ग्रुप आपके नंबर ऑफ सेल क्या करते हैं? इंक्रीज। तो साइज भी क्या करेगा? इंक्रीज। तो क्या यहां पर ऐसा मेंशन कर दें क्या कि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल? ये फैक्टर हम लोग अप्लाई करेंगे कब? तो अपन कह रहे हैं कि सर इन ए ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप आप ले लो, उस ग्रुप में अप्लाई कर देंगे। नंबर 2, ध्यान से सुनना सर, हम लोग है ना एक काम करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कोई भी पीरियड आप कंसीडर कर लो, उस पीरियड में हम लोग एक बात बोलते हैं कि आउटर मोस्ट शेल नंबर
एंड पीरियड नंबर दोनों क्या होते हैं? सेम। अगर सेम होगा तो क्या पीरियड नंबर या शेल नंबर में कोई चेंज हुआ गया? नो सर, नहीं हुआ। तो अब यहां पर जो फैक्टर चेक करना पड़ेगा दैट वाज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप लोग क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इट मींस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो भैया अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा या पास आएगा? पास आएगा। पास आएगा तो दूरियां क्या होंगी? कम। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर आपकी जो साइज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या ये बात पल्ले पड़ गई क्या? और ये आपको अप्लाई करना है तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर जब हम लोग चल रहे हैं कहां पर? इन ए पीरियड, एक पीरियड में जब चल रहे हैं तब हमें ये बात करनी है। अगला पॉइंट सुन, नंबर 3। कल वाला लेक्चर अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अपन कह रहे हैं कि सर फॉर डिफरेंट आयन्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके डिफरेंट आयन्स आप लोग यहां पर लेकर चल रहे हो। सर हमने कल बात करी थी कि डिफरेंट आयन्स है मतलब शेल नंबर क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। वहां पर जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो कौन होता है? जेड इफेक्टिव। याद आया क्या? डिफरेंट आयन्स के केस में डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जेड इफेक्टिव। और आप लोग कह रहे हो कि जेड इफेक्टिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ या ना? अब ये बोलो कि आपका जेड इफेक्टिव और साइज में रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो क्या मैं ये कह दूंगा ऐसे केस में साइज जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्स होगा, सो दैट नेगेटिव चार्ज के क्या आ जाएगा रे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पॉजिटिव चार्ज के क्या आ जाएगा? इनवर्स। यस और नो? तो क्या मैं ये कह दूंगा कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? इंक्रीज। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज। क्या ये बात पल्ले पड़ गई क्या? ये कंप्लीट फैक्टर मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं। तो ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कह रहे हैं कि सर ये कहानी है आपके डिफरेंट आयन्स ऑफ एन एलिमेंट। अब सुनो, इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनना। लास्ट बेंच पर बैठे हुए बालक देखो इधर, एग्जाम्पल क्या है वो सुनो। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा बेटा H प्लस H और H माइनस। क्या ये डिफरेंट आयन्स ऑफ एन एलिमेंट का केस है क्या? सर आप लोग यहां पर कौन सा फैक्टर चेक करोगे? तो आपने कहा कि हम चेक करेंगे चार्ज या जेड इफेक्टिव। सर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। क्या ये बात क्लियर है क्या सबको? अरे यस और नो? चलो सर नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। वो मेरे को बोलता है O2 माइनस O1 माइनस O1 प्लस O2 प्लस। अब बोलो सर क्या बोलोगे? क्या देखोगे? चार्ज। क्या देखोगे? चार्ज। चार्ज नेगेटिव में ज्यादा साइज ज्यादा, चार्ज पॉजिटिव में ज्यादा साइज कम। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं। बोलता है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। देखो सर एक है न्यूट्रल और दो है कैटायन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही क्या हो जाएगा? कम। बात समझ में आ गई? देखो सर अब एग्जांपल को थोड़ा सा ये घुमा देता है। ये बोलता है कि सर MnCl2, ये बोलता है सर आप लोगों के पास है MnCl4, ये बोलता है सर आप लोगों के पास है K2MnO4, ये आप लोगों को बोलता है कि सर आपके पास कौन है? KMnO4, और बोलता है कि सर साइज ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज के साइज की बात करता है। अब देखो सर ऐसे केस में अगर वो मैग्नीज की साइज की बात करता है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर, इट मींस चार्ज। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। बेटो यहां पर कितना है? +4। यहां पर कितना है? +6। और यहां पर कितना है? +7। मोर पॉजिटिव चार्ज इट मींस लेस साइज। तो सबसे बड़ा साइज इसका और सबसे पिद्दी किसका? इसका। बोलो क्या ये बात पल्ले पड़ी क्या? पड़ी। अब सुनो, इस पर हमारे पास एक और वैरायटी आती है। किस पर? डिफरेंट आयन्स ऑफ एन एलिमेंट के केस में एक और वैरायटी हम फेस करते हैं। वो वैरायटी क्या है? सुन लो। कई बार वो देता है कि सर मेरे पास एक कैटायन है, कौन? पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसका जो साइज है वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होता है कितना? 1.34 एंगस्ट्रम। मान लेते हैं, कुछ भी डेटा ले सकते हो। वो बोलता है कि सर बताओ यहां पर K का साइज जो है वो होगा, K का जो साइज है वो होगा। अब वो वहां पर हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है कि सर डेटा बताओ कितना डेटा होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर K प्लस और K का कंपैरिजन देखना चाहो तो डिफरेंट आयन्स ऑफ एन एलिमेंट है तो बड़ा कौन होगा? K। K बड़ा होगा तो K प्लस का साइज इतना, तो K का साइज 1.34 से लार्ज होगा या स्मॉल होगा? लार्ज होगा। तो क्या मैं कह दूंगा कि सर साइज ऑफ K इज ग्रेटर देन 1.34 एंगस्ट्रम? यस और नो? कर सकते हो। चलो ऐसा ही एक और एग्जांपल दे देता है एनायन के कंपैरिजन में। बोलता है कि F माइनस है, मैं लिखता हूं सेम ही साइज है सर, ये लो 1.34 एंगस्ट्रम इसका भी साइज है। बोलता है कि सर F का साइज होगा
F का साइज होगा। तो अपन क्या बोलेंगे सर, ये न्यूट्रल, ये एनाइन वड्डा कौन है, एनाइन। तो अब बोलो सर इसका वैल्यू 1.34, तो इसका वैल्यू 1.34 से स्मॉल, तो अपन क्या बोलेंगे, लेस देन 1.34 एंगस्ट्रम क्या हो जाएगा इसका आंसर। बोलो कर सकते हैं आप लोग ऐसा? अरे हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी सिंपल सिंपल बातें हमसे की जाती हैं, किसके कंपैरिजन में, तो अपन कहते हैं कि इसके कंपैरिजन में। चले आगे, चलो फटाफट तुम मार्क कर दो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बना दो बेटा। साइज का कंपैरिजन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही इजी वे में हम कर सकते हैं। तीन फैक्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, पहले और दूसरे फैक्टर पर एग्जांपल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, क्योंकि जब हम पीरियोडिक वेरिएशन डिस्कस करेंगे तो इस पर भर भर के एग्जांपल आएंगे। हो गया, चले आगे। चले, डट जाओ। डट जाओ मतलब थ्याओस, यू नो व्हाट इज थ्याओस? ओके। हाँ क्या? हो गया, रुक जा थोड़ी देर, लड्डू बांटेंगे। हाँ चलेगा। लो जी सर, नेक्स्ट। चलो, हो गया। चलो सर नेक्स्ट। अरे चल रहा है, आ जाओ सर। अब सुनो, कितने फैक्टर हो गए? 3। फोर्थ फैक्टर सुन लो रे, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के टाइप पर भी कहानी डिपेंड करती है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बीसीसी, और एक नाम सुना होगा एफसीसी, और यहां पे देखना होता है साइज। किसका साइज बड़ा, बॉडी सेंटर्ड का या फेस सेंटर्ड का? किसका इंटर आयोनिक डिस्टेंस ज्यादा होता है? किसका? बीसीसी का। क्लियर? लास्ट एंड फाइनल सुनो, लास्ट एंड फाइनल पर चलते हैं, और यहां पर हम बात करते हैं इसकी। यहां पर हम कहते हैं कि सर ये जो है वो कौन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम क्या करते हैं, यहां पर चेक करते हैं। सारे लोग ध्यान से सुनियो। अपन कह रहे हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैं एग्जांपल ले लेता हूं Mg2+, एग्जांपल ले लेता हूं Na+, F-O2-। सर याद होगा कल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने एक डिसाइडिंग फैक्टर ढूंढा था, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन था? Z इफेक्टिव। क्यों ढूंढा? तो आपने कहा कि ये जो चारों है ना भाई, इन चारों में एक पंगा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, आउटर मोस्ट शेल और टोटल शेल भी क्या दिख रहे हैं? सेम।
तो सब कुछ सेम है, तो नंबर ऑफ सेल डिसाइड नहीं कर सकता। तो हम किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं आपके जेड इफेक्टिव की। और आपको याद होगा जेड इफेक्टिव जो है वो कैटायन से एनायन की डायरेक्शन में क्या करता है? डिक्रीज। ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। सर एक बार बताओ कि जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो तुम क्या बोलोगे कि सर साइज जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज। तो यहां पर साइज का जो ऑर्डर बनने वाला है वो साइज का ऑर्डर कैसा बनेगा? ऐसा। क्या यहां भी मैं ऐसा मेंशन कर दूंगा कि सर साइज जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्स था, बट यहां पर बात करूं चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कौन आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ऐसा बोल देंगे कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होएगा आपका साइज उतना लार्ज होएगा? हाँ या ना? सिंपल है। चलो इस पर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, मेरे को गिवन है n-3 और मेरे को गिवन है कौन? नेओन। मेरे को गिवन है O2 माइनस, मेरे को गिवन है F माइनस, मेरे को गिवन है Na प्लस, गिवन है Mg2 प्लस, गिवन है Al+3। और बोलता है कि सर इसका साइज ऑर्डर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बोलता है कि सर मेरे पास है फॉस्फाइड, मेरे पास है ऑर्गन, यहां पर सल्फाइड, यहां पर क्लोराइड, यहां पर पोटेशियम, यहां पर कैल्शियम और यहां पर गैलियम। और बोलता है कि सर साइज क्या बताना है? साइज। बताइए सर क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? क्या ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हम लोग क्या देखते हैं? चार्ज। हम लोग क्या देखते हैं? चार्ज। किधर गया रे? ये रहा। क्या देखते हैं? चार्ज। चार्ज देखेंगे हम लोग क्या बोलेंगे कि सर चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन आना चाहिए? ये। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद केटायन आ गया तो नियोन को उठा के यहां डाल दे। बट एक हल्का सा पंगा है। क्या? ये है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का रेडियस होता है वॉन्डरवॉल रेडियस। यस और नो? और आप लोग कहते हो कि बाकी के जितने भी हैं ये है आयोन्स। आयोन्स का रेडियस कौन सा होता है? आयोनिक रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस का वैल्यू किसी के लिए भी देखोगे तो बहुत बड़ा मिलता है। इट मीन्स यहां पर आपकी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है उस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इनर्ट गैस का साइज क्या होना चाहिए? इन सबसे बड़ा। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। बट यहां पर फिर एक पंगा क्रिएट हो जाता है। वो पंगा क्या है वो सुनना। तो अपन पहले तो इनका ऑर्डर बना लेते हैं कि अगर मेरे को नॉर्मल वे में बोला जाए तो मैं एक बार इसको छोड़ देता हूं, यहां से मैं इनकी बात करता हूं तो ये ऑर्डर जो है वो मेरे चार्ज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा? सेटल हो जाएगा। कोई पंगा ये क्रिएट नहीं करेगा। पंगा क्रिएट होता है कब? जब ट्राइवलेंट एनायन हो। एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन डालना स्टार्ट कर दिया 1 2 3 तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन रिपल्सन लगता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर आपकी ये जो साइज आती है ये साइज क्या कर जाती है सर? आपकी इनर्ट गैस की वॉन्डरवॉल रेडियस को भी क्रॉस ओवर कर जाती है। सो दैट आपको यहां पर जो ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर में ट्राइवलेंट एनायन का साइज इनर्ट गैस की वॉन्डरवॉल से बड़ा होगा, बट बाकी सभी केसेज में क्या होगा? वॉन्डरवॉल का साइज लार्ज होगा। तो हमें फाइनल ऑर्डर जो मिलता है उस फाइनल ऑर्डर में हमें इतना सा ध्यान रखना है। और ध्यान रखने का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लियर है? तो ये फंडा यहां पर क्या करता है? आपका काम करता है। तो फटाफट नोट कीजिएगा कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं सर, बट हमें ध्यान रखना होता है कि सर कहां पर वेरिएशन फंस रहा है। बस आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमें एक ही चीज याद रखनी है कि सर इनर्ट गैस के लिए हम मेजर करते हैं क्या? वॉन्डरवॉल रेडियस, और बाकी सब के लिए है आयोनिक रेडियस। सो दैट वॉन्डरवॉल रेडियस का साइज जो है वो बाकी सबसे बड़ा होगा, बट इन केस ऑफ ट्राइवलेंट एनायन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन साइज क्या कर जाता है? उसको क्रॉसओवर कर जाता है। बस इतना सा है। ये सिंपल सी कहानी है किसकी? इसकी। हो गया भाई? अरे यस और नो? नो सर। तो जल्दी लिखो भाई, टाइम होने वाला है आपका। चले सर? चलो एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर दो, उसके बाद हम एग्जांपल बनाएंगे। इतना हो गया? हाँ, लिखो रे। लिखिएगा नोट, और नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखो। इनर्ट गैसेज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक
inert gases are isoelectronic with others. Inert gases are isoelectronic with others, but Z effective, Z effective or Z by E, but Z effective or Z by E cannot be used for comparison, cannot be used for comparison because ionic radius for ions, because ionic radius for ions and van der Waals radius for inert gases is measured, ठीक है सर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. देखो, इन केस ऑफ ट्राइवलेंट एनायंस, in case of trivalent anions, comma, size of trivalent anion is larger than isoelectronic inert gas, is larger than isoelectronic inert gas due to electronic repulsion, सर एग्जाम्पल मार्क करें. ठीक है सर, ये बात ध्यान रखना कि ऐसा क्यों हुआ. कई बार फंसाने के लिए हमें क्वेश्चन डाल देता है और हम लोग इजीली उसको गलत कर देते हैं. हो गया. बस हमें माइंड में जो चीज सेटल रखनी है वो क्या है कि ट्राइवलेंट बड़ा होगा, बाकी सारे इनर्ट से छोटे होंगे. खत्म. ठीक है, सारी चीजें इसी में हमने एक साथ चिपका दी हैं, तो आप इजी वे में क्या कर सकते हो, इनको ध्यान रख सकते हो. ये कहानी आपकी यहां पर खत्म होती है. चलिएगा आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन पे. चले सर. यस सर. गैलियम है सर. गैलियम है. क्या हुआ? हुआ क्या? ओ हो. अच्छा, ये तो मिटता भी है ना. हाँ, ये स्कैंडियम. हाँ. चलो, अच्छा, एल्यूमिनियम के फ्लो में आ गया था ये. अभी चले आगे. अरे चला. लिखो नवा क्वेश्चन. क्वेश्चन इज साइज ऑर्डर. क्वेश्चन इज साइज ऑर्डर. और पहला H माइनस Li प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस बनाओ सर. इनका साइज ऑर्डर आपको बनाना है, आपको बताना है कि इनका साइज ऑर्डर क्या होगा. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बेटा. किसमें आया हुआ है? जेई एडवांस्ड. ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, बस हल्का सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या होगा. सबसे वड्डा कौन होगा? Mg2 प्लस, उसके बाद एल्यूमिनियम 3 प्लस, उसके बाद हाइड्राइड और उसके बाद लिथियम कैटायन. ठीक है सर, एक आंसर आया है सर. एक आंसर ये आया कि सबसे वड्डा Mg2 प्लस, फिर Al3 प्लस, फिर H प्लस, सॉरी H माइनस और फिर Li प्लस. और कोई? हाँ भाई, और कोई बताएगा? कोई तो बता दो. कोई नहीं बताएगा.
अनुपम खेर, तेरे कोडिंग सेम रहता है। कहां का है अनुपम? कहां के रहने वाले हो बेटा? भिवानी, हरियाणा। बोलो मेरे कोडिंग सेम रहता है। हाँ चलो सर, और कोई बताएगा भाई? बालिकाओं में बेटा, बोला अपन इन मोह माया से ऊपर हैं, अपने को मतलब नहीं है। हाँ हाँ भाई, तुम लोग देखो सर, बात करते हैं, आओ यहां पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी आपको कोई कंपैरिजन मिलता है, ध्यान से सुनना, कंपैरिजन में आपको ये देखना है कि क्या सिमिलरिटी है, क्या हम लोग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। H माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, Li प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2, Mg1 2 प्लस में है इलेक्ट्रॉन कितने, तो अपन क्या बोलेंगे 10, और इसमें भी कितने हैं बेटा 10। क्या इतनी बात सबको क्लियर है क्या? यहां पर हमारे पास पेयर है, पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इट मींस H माइनस विल बी लार्जर देन Li प्लस प्लस, और Mg2 प्लस इज लार्जर देन टू Al प्लस 3। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। देखो सर, अब यहां पर मेरे पास पंगा फंस गया है, किसका? लिथियम का और मैग्नीशियम का। देखो सर, आपको याद होगा Li प्लस और Mg2 प्लस में कोई रिलेशन होता है, डायगोनल रिलेशन, याद है क्या? डायगोनल रिलेशन होता है, और ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप इनके प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंपैरेबल से आते हैं। यहां पर Li प्लस का जो साइज होता है वो होता है ऑलमोस्ट 0.73 एंगस्ट्रम, और इसका होता है ऑलमोस्ट 0.71 एंगस्ट्रम। मतलब दोनों में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, 0.02 एंगस्ट्रम का डिफरेंस, मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर का डिफरेंस होता है सब में, और ये जो है इससे इतना बड़ा होता है। कौन? Li प्लस। ये होता है, अपन बोल सकते हैं Li प्लस इज स्लाइटली ग्रेटर देन टू Mg2 प्लस, सो दैट Li प्लस इज ग्रेटर देन टू Mg2 प्लस, देन ऑर्डर इज, नोट कर लो, ये बनेगा सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बट डाउन द ग्रुप है कहां पे? हम लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, और एल्यूमिनियम 13th ग्रुप में है। डाउन द ग्रुप नहीं है, हम डायगोनल पे हैं। बात समझ में आ गई? और डायगोनली अगर हम चल रहे हैं तो कोई ना कोई पंगा तो क्रिएट होगा सर। भाई रिलेशन तो दिया ना अगले ने, हिंट तो दिया है हमें। चले आगे, नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अभी सोल्यूशन मार्क कर लेना प्रॉपर वे में, भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, साइज ऑर्डर। H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, साइज ऑर्डर बनाना भाई, बना दो। H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, साइज ऑर्डर बना दो। अगर तुमने ये ऑर्डर बना दिया तो मजा आ जाएगा सर। बोलो। अरे बताओगे क्या, या मैं बता दूं? हाँ बोला, आप ही बता दो। चलो सर आ जाओ फिर, मुझे बताना है तो मैं पहले बता देता हूं ना, आ जाओ। देखो सर, यहां पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में एक चीज तो मेरे को पता है कि सर H माइनस को छोड़ दो, बाकी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है ये क्या है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज, ये हमें पहले से पता है। बच गया कौन गरीब? H माइनस। H माइनस की बात करते हैं। H माइनस को कंपेयर करने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? Z बाई ई, यानी कि जेड इफेक्टिव की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर Z बाई ई की बात करता हूं, इसके पास एटम है, प्रोटॉन है 1 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। सर फ्लोरीन होता है 9, क्लोरीन होता है 17, ये होता है 35, और ये होता है 53। सही है क्या? सर इसमें इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा दो 10 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो 18 है, इसमें एक इंक्रीज कर दो 36 है, और इसमें एक इंक्रीज कर दो कितना है? 54 है। सर इन चारों को देखो, इन चारों में क्या Z बाई ई जो है, Z बाई ई जो है वो 10, 9 बाई 10 मतलब 0.9,
और 9/10.9 तो होता है 17/18। ये भी 0.9 से थोड़ा ज्यादा कम हो जाएगा, इतना ही है, इतना ही है। इस गरीब को देखो कितना है 0.5। सर इसका Z/E 0.5 और इसका 0.9, क्या H माइनस और F माइनस का कंपैरिजन मैं जब इनके साथ कर रहा हूं तो इनके कंपेयर में यहां पर Z/E बहुत कम है क्या, मतलब इनका हाफ है, तो यहां पर अट्रैक्शन जो है इनके कंपैरिजन में क्या लगेगा, हाफ। अगर कंपैरिजन हाफ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल होगा क्या, नो सर। इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहां होगा, और पता नहीं कहां होगा तो अपन कहते हैं कि इसका जब साइज देखा जाता है तो ये मिलता है 208 पिकोमीटर। कितना मिलता है, 208 पिकोमीटर। अपनी औकात से बहुत बाहर चला जाता है, और इसका साइज जाकर सेटल होता है कहां पर, इन दोनों के बिटवीन। यानी कि यहां पर सबसे लार्जर होता है I माइनस के बाद आता है H माइनस, फिर आ जाता है Br माइनस, फिर आ जाता है Cl माइनस, और फिर आ जाता है आपका F माइनस। ये फाइनल ऑर्डर आपको क्या होता मिलता है। अब तुम बोलोगे कि सर इसको इसके साथ कंपेयर करने का लॉजिक क्या है। हाइड्रोजन आवारा है, इसके प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मिलते हैं, इसके प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी मिलते हैं। एल्कली मेटल के साथ भी कंपेयर करते हैं, हेलोजन के साथ भी कंपेयर करते हैं, जहां भी थोड़ा सा रिश्ता बनता है क्वेश्चन आ जाता है। लपेट दो। ये कहानी किसकी है, इसकी। इसका साइज है 208, और Br माइनस का साइज होता है लगभग 196 पिकोमीटर, और I माइनस का होता है 221 पिकोमीटर की ऑलमोस्ट। ये आपके पास साइज होते हैं, तो साइज के अकॉर्डिंग हम इनको सेटल कर देते हैं। ठीक है सर, ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, हल्का सा डेटाबेस था ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा सर, इसके आगे की बात करते हैं कल। और हाँ, टेस्ट पेपर में जो आएगा, टेस्ट पेपर में जो आएगा वो कल तक जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे 20। पेपर है बहुत ही सिंपल सा, ढंग से पढ़ के आ जाना, कोई समस्या लगे तो बता देना। ठीक है सर, चलो मिलते हैं।